नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। बहुत सारी बातें हो रही हैं, मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। आप सबकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। आई होप जिन लोगों का सीबीटी 1 क्लियर होगा सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इन सब बातों को ध्यान न देते हुए, क्योंकि इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उलझ जाएंगे। और मुझे पता है कि जो लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस उठापटक में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे। शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि जितने मुंह उतनी बातें। मीटिंग के बाद भी सारे टीचर्स कह रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, टीचर्स की लगातार मीटिंग हो रही है इस सब्जेक्ट में कि क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारे लोग मीटिंग करते हैं, फिर जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं अलग अलग बातें बोली जाती। अब आप खुद ही समझिए कि जब इनका विजन क्लियर नहीं है तो इनका मिशन कैसे सक्सेसफुल हो जाए। एक टीचर आते हैं, वो कहते हैं कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन मेथड ही गलत है। और क्योंकि ये क्यों हो रहा है ये भी बताएंगे। एक टीचर आते हैं, वो कहते हैं कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन मेथड ही गलत है, नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो कहते हैं कि आरक्षण देश में होना ही नहीं चाहिए। यही मानसिकता कहती है। इन्हीं तरह के लोगों के जो इन तरह के लोगों की मानसिकता है, यही कहती है कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण इस देश में नहीं होना चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आप बताइए, एक पर्चा आता है जो बहुत ज्यादा टफ होता है, एक पर्चा आता है जो बहुत ज्यादा आसान होता है। ये पर्चा बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे आरक्षण के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिन समुदायों को बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई हैं अपने जीवन यापन में, स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत में, उनको अब आजादी के बाद बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें छूट दिया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। यही नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है कि जिन लोगों के पास बहुत कठिन पर्चा पहुंचा है, जिन लोगों के पास बहुत कठिन पेपर पहुंचा है, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा या फिर इन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। इन्हें थोड़ी सी इनके नंबर थोड़े से ज्यादा बढ़ेंगे। जिन लोगों का आसान पर्चा है या जिन लोगों का आसान पेपर है, उनके कम नंबर बढ़ेंगे। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आपकी ही मानसिकता है जो आरक्षण का भी विरोध करती है। मैं दोनों के पक्ष में हूं। आज आप सभी को बता दूं कि मैं दोनों चीजों के पक्ष में हूं। जिस तरह से आरक्षण को बढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो पिछड़े और दबे कुचले वंचित वर्ग हैं वो भी मुख्य धारा में आ सके। इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन मेथड भी है जो बहुत कठिन पेपर होने के बाद भी मुख्य धारा में रहें या फिर मेरिट में उनका नाम आ सके, इसलिए नॉर्मलाइजेशन को बढ़ाया जाता है या फिर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो एक टीचर तो आते हैं, वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड गलत है या फिर नॉर्मलाइजेशन ही गलत है। अगर आप मेथड की बात करते तब तो एक बार फिर भी चलता कि आपको मेथड सुधारने की जरूरत है, नॉर्मलाइजेशन का मेथड सही करिए और उसे अप्लाई करिए। आप कुछ और सलाह दे सकते थे, लेकिन आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ही गलत है, नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। पहले नॉर्मलाइजेशन किसी भी पेपर में नहीं होता था। पहले बहुत कम लोग पेपर देते थे, और पहले जब कम लोग पेपर देते थे, एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर अगर हो जाता था, तो नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है? एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ, एक ही पेपर सबके पास पहुंचे। जब बहुत ज्यादा पेपर होते, बहुत ज्यादा शिफ्टें होती है, तो कितना भी कोई कोशिश कर ले, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हर एक पेपर एक ही लेवल का बने। नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, है ना? तो एक लोग तो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड गलत है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉर्मलाइजेशन ही गलत है कहते हैं। ठीक है, दूसरे लोग आते हैं, दूसरे टीचर आते हैं जो कहते हैं कि 7 लाख का रिजल्ट आना चाहिए, 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। क्लेरिफिकेशन जो रेलवे ने दिया है उसके बाद भी लगातार यही कह रहे हैं कि 7 लाख का रिजल्ट आना चाहिए। अभी 3 से 4 लाख का रिजल्ट आया है। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि रेलवे ने 3 से 4 लाख का रिजल्ट दिया है, रेलवे को 7 लाख का रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि 12th और ग्रेजुएशन वालों को एक साथ बैठा दिया है, जिससे 12th वालों के साथ नाइंसाफी हो गई है। अब बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम है जहां पर 12th लेवल का एग्जाम हो और वहां पर ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग करने वाले अभ्यर्थी ना बैठे हो? कौन सा ऐसा एग्जाम? हाई स्कूल कैटेगरी का, हाई स्कूल स्तर का, यानी 10th लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, उसमें 10th 12th ग्रेजुएट से लेकर के इंजीनियरिंग तक के बच्चे बैठते हैं,
तब आप नहीं कहते कि 10th लेवल वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। यहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि 12th और ग्रेजुएट एक साथ बैठ गए हैं तो 12th वालों के साथ नाइंसाफी हुई है? क्यों बोल रहे हैं, क्यों आप बोल रहे हैं इस तरह की बातें? और ये बिल्कुल भी पता नहीं किस तरह के माइंडसेट से आप बोल रहे हैं। बस आपका विजन केवल एक ही है कि आपको अभ्यर्थियों को भड़काना है और देश में एक बार फिर से अशांति फैलानी है। जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है कोई ना कोई आ जाता है अशांति फैलाने के लिए, और इस बार ये काम आप लोग कर रहे हैं। पूरी चिंगारी उठा रहे हैं कि देश में फिर से अशांति फैले। ठीक है, अगला, रिवाइज रिजल्ट के समर्थन से किसका फायदा होगा? रिवाइज रिजल्ट के समर्थन से किसका फायदा होने वाला है? तो केवल और केवल राजनीतिक दलों को इसका फायदा होने वाला है और इन टीचर्स को इसका फायदा होने वाला है। अगर रिवाइज रिजल्ट आए या फिर ना आए, अगर आप रिवाइज रिजल्ट का समर्थन करते हैं केवल, तो रिवाइज रिजल्ट के समर्थन मात्र से राजनीतिक दलों का फायदा होने वाला है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब ये कोई भी वीडियो आप देखें, किसी भी टीचर का वीडियो उठा करके देखिए, उसमें आपको राजनीति की झलक जरूर मिल जाएगी। सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, यहां पर चुनाव होने वाले, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हर जगह पर बढ़ चढ़ के बोलिए, घरों से बाहर निकलिए। घरों से बाहर निकलने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि दंगे करिए, रेलवे का चक्का जाम कीजिए, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया जा रहा है आपको। तो ये इससे किसका फायदा होगा? इससे ये लोग यही बताएंगे बाद में, फिर यही लोग आएंगे और कहेंगे कि ये सरकार की नाकामी है, इन्होंने दंगे को नहीं रोक पाए ये लोग, और इन्होंने कुछ भी सही से नहीं किया, इतना दंगा हुआ, इतनी मार तोड़ हुई, ये सारी चीजें यही लोग कल आपको एनालिसिस करके बताएंगे। और ये लोग, आपको ये भी बता दूं कि खुद तो स्टूडियो के अंदर बंद रहते हैं, आपको पब्लिक में झोंकते हैं कि आप जाइए और चक्का जाम कीजिए। अरे भाई, आप आइए, स्टूडेंट के सामने खड़े होइए और इनके साथ जाइए रेलवे ट्रैक पर, आप खड़े होइए जाकर के आगे, और जब पुलिस का डंडा पड़े तो पहला डंडा आपको पड़ना चाहिए, उसके बाद आपके अभ्यर्थियों को, आपके स्टूडेंटों को, आपके विद्यार्थियों को पड़े। तब तो मैं मानता हूं कि आप उनके साथ हैं। केवल स्टूडियो से बैठ करके आप उनके साथ हैं और उन्हें आप कह देते हैं जाइए चक्का जाम कीजिए और मार खा के आ जाइए वापस। इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। तो इससे केवल किसका फायदा होगा? केवल और केवल राजनीतिक दलों का फायदा होने वाला है और किसी का फायदा नहीं होने वाला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जितना मामला अब उठ रहा है ना, जितना मामला उठ रहा है, शुरुआत तो हुई थी स्टूडेंटों के साथ, लेकिन मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेकर के इससे राजनीतिक दलों का फायदा होने वाला है। इतने ज्यादा ट्वीट करने वाले कौन है? अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे कि टोटल, जैसे कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि 7 लाख बच्चों का यहां पर नाम आना चाहिए, 7 लाख बच्चों का नाम आना चाहिए। अब इसमें से 3 से 4 लाख का नाम आ चुका है, 4 लाख लोगों का नाम आ चुका है, बचे कितने? 3 लाख। और 3 लाख लोग, अगर 7 लाख का रिवाइज रिजल्ट आ भी जाता है, अगर 7 लाख लोगों का रिवाइज रिजल्ट आ भी जाता है, तो ये 3 लाख लोगों को और शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 लाख लोग और शामिल होने वाले हैं, ये कौन से शामिल होंगे? जिनके बहुत ज्यादा नंबर होंगे, जो लोग इस तरह के अपने स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं कि मेरे 70 नंबर है, मेरे 80 नंबर है, फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि उन लोगों का नाम आ जाए, लेकिन क्या 40-50 नंबर वालों का कोई भी चांस है? इसमें कोई भी चांस अब नहीं है। जिनके 80 नंबर 70 नंबर जो लोग दिखा रहे हैं अपने, उनका फिर भी चांस है, लेकिन 40 से 50 वालों का कोई भी चांस नहीं है कि उन्हें यहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि इतने लोग पहले से चयनित हो चुके हैं। और काफी सारे लोगों के तो 0-0 नंबर है, माइनस में नंबर है। बहुत सारे लोगों ने अपना स्कोर कार्ड दिखाया जिनमें माइनस में नंबर थे और माइनस से 10-20 बढ़ करके हो गए, 10 नंबर तक बढ़ गए हैं। तो यहां पर अगर उन लोगों का भी कोई मतलब नहीं है। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं, इन लोगों का कोई भी मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें विपक्ष में है, समर्थन नहीं कर रहे हैं, समर्थन के विरोध में है इसके रिवाइज रिजल्ट के। बहुत सारे, ज्यादातर लोग, कुछ परसेंट, इसका कुछ परसेंट लोग हो सकता है कि इसके समर्थन में हों। ठीक है, और जिन लोगों के ज्यादा नंबर है वो परेशान होंगे और वो इनके समर्थन में है। बाकी लोग कहां से आ रहे हैं? इतने ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा ये 3 लाख ट्वीट हो जाते,
3 लाख बच्चों को बुलाना है तो जिन ज्यादा वाले होते वो 3 लाख ट्वीट हो जाते। इसके मैं 20 गुना मान लूं तो 3 दूनी 6, 60 लाख ट्वीट हो जाते, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा, वैसे तो 30 लाख तक ट्वीट बहुत थे, इससे ज्यादा ट्वीट होने ही नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा मान लेता हूं तो 60 लाख से ज्यादा ट्वीट किसी भी हाल में नहीं हो सकते थे। तब की बात अलग थी जब आप पेपर की डिमांड कर रहे थे कि पेपर करवाया जाए, क्योंकि तब एक एक बच्चा आपके साथ था। जब आप रिजल्ट की डिमांड कर रहे थे कि रिजल्ट जारी किया जाए, तब एक एक बच्चा आपके साथ था। लेकिन आज 2 गुटों में बंट चुका है। जितने भी अभ्यर्थी थे एनटीपीसी के 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट भले ही ये छोटा है लेकिन अब 2 गुटों में है, और एक गुट है इसके विरोध में, एक गुट है इसके समर्थन में, और जो समर्थन में है वो इतने ज्यादा कैसे हो गए? आखिर 9 मिलियन ट्वीट कैसे पहुंच गए? 90 लाख ट्वीट, समझ पा रहे हैं इसे? 90 लाख ट्वीट कैसे पहुंचे? क्योंकि यहां पर जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसे बढ़ चढ़कर प्रमोट किया है। जितने लोग राजनीति कर रहे थे उन्होंने इसे बढ़ चढ़ करके प्रमोट किया है, और कई सारे राजनीतिक दल इसके समर्थन में आ गए। क्यों समर्थन में आए? क्योंकि उन्हें केवल और केवल सरकार का विरोध करना है, और वो सरकार के विरोध के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहता हूं, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं कि किस सरकार को बनाया जाए या किसको गिराया जाए। मैं बस इस बात से असहमत हूं इन लोगों की जो कह रहे हैं कि देश में चक्का जाम किया जाए, देश में लोगों को झोंका जाए इसी तरह से कि आप जाइए और हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, फिजिकल आंदोलन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इन सारी बातों का क्या उद्देश्य है? अगर आप वाकई में स्टूडेंटों के साथ थे तो आपने जैसे ही 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट कहा था, आपको एग्जाम ऑन टाइम भी साथ में इसके जो है ट्रेंडिंग कराना चाहिए कि आप 1 रिजल्ट 1 स्टूडेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सही समय पर पेपर भी हो जाए ये भी सुनिश्चित करना चाहिए, और इसके लिए भी कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तब हो सकता है कि सारे स्टूडेंट आपके साथ होते कि ठीक है जो भी करना है आपको करिए, लेकिन पेपर जो है वो डिले ना हो, पेपर देरी से ना हो। लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि जो बोर्ड जल्दी पेपर करवा रहा है, जल्दी ये सारी चीजें करवा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक सरकार को इसका फायदा मिल जाए और दूसरी सरकारों का इसका नुकसान हो जाए। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं, अब मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल हैं और कुछ राजनीतिक दलों को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर उनका फायदा कहीं ना कहीं इससे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा इस सब्जेक्ट में। और आप सभी को पता है जैसा कि जो काफी उकसाने वाली वीडियोस थी वो डिलीट कर दी गई हैं यूट्यूब के द्वारा। जो बहुत ज्यादा उकसाने वाली वीडियोस थी जिनमें बोला गया था कि बहुत ज्यादा उकसाया गया था बच्चों को, वो सारी वीडियो डिलीट कर दी गई हैं यूट्यूब के द्वारा। और ये यूट्यूब का मैं मानता हूं कि सही कदम है, आप भले ही इसके बारे में कुछ भी रो ना रोए। ठीक है, और मैं आपको इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। लेकिन मैं एक बार फिर से एक बात कहूंगा कि जिन लोगों का CBT 1 क्लियर हुआ है वो अपनी तैयारी में कोई भी कसर ना छोड़े, क्योंकि रेलवे बोर्ड पेपर ऑन टाइम कराने के पूरे मूड में है और वो किसी की भी कुछ भी नहीं सुनेगा। कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें, कितना भी कोई रो ले, कितना भी कोई चिल्ला ले। कई बार तो आश्चर्य होता है कि इतने प्रतिष्ठित टीचर इस तरह की बातें करते हैं और इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कूल डाउन रहने वाले टीचर भी इतने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तब कहीं ना कहीं उनकी छवि पर शक होने लगता है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।